Okay, good morning, students. Now, the next topic is terms related to the magnetism. These are some of the important terms which are usually asked in the examinations. ठीक है, तो इन टर्म्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले टर्म आ जाती है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा हुआ था. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हमने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस थ्योरम जहां पे हमने सॉल्व की हुई थी. ठीक है, तो सेम थिंग्स इज हियर. द मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है एटम में? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस, या सिंपल लिखो यहाँ पे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसेज गिवन एरिया. ठीक है, गिवन एरिया की एक गिवन एरिया में टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी क्रॉस करके जा रही हैं. ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे मान लो ये मेरे पास एक गिवन एरिया है गिवन. ठीक है, ये कोई बॉडी किसी भी शेप में ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएंगी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एरिया को क्रॉस करके निकलती है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? हम फाई से. अगर मान लेता हूं इसी कंपैरिजन में मैं एक और बॉडी लेता हूं उतनी ही एरिया की, एरिया विल बी द सेम ऑफ द टू बॉडीज, बट हियर इज द नंबर ऑफ लाइंस इज सम लिटिल वन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच आर मोर व्हिच क्रॉसेस द एरिया. At the same area, the number of the magnetic lines of forces crosses are very small. ठीक है, तो इन दोनों को कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्लक्स इस फर्स्ट वाले केस में ज्यादा है और सेकंड वाले केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या है? कम होती है. ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या है? अगर मान लो ये मेरे पास एक गिवन एरिया है. ठीक है, एरिया है, इस बुक को मान लेता हूँ गिवन एरिया, और ये मेरी फिंगर्स हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, अगर मैं सारी फिंगर्स जो मेरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तरह काम कर रही हैं और ये एरिया को क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट हैविंग द सम फ्लक्स. क्या हो रहा है? इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है. अगर मान लो मैं दो ही फिंगर्स को ही करता हूँ, इससे क्रॉस करवाता हूँ, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी द स्मॉलर वन. ठीक है, तो अब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है. द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसेस द गिवन एरिया. जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी उस गिवन एरिया को, तो फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फ्लक्स. तो इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एरिया. ठीक है, या तो फिर इसको हम लिख देते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा. कॉस थीटा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. डॉट प्रोडक्ट क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये कहां पर प्रोवाइड कर रहा है? जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. किसके? मैग्नेटिक फील्ड और इसके नॉर्मल के बीच का एंगल. ठीक है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो इट विल हैव द मैक्सिमम फ्लक्स. ठीक है, अगर मान लो इसको मैं चेंज कर देता हूं, नॉर्मल अगर ऊपर की तरफ चला गया इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये केस बताया, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर क्रॉस करके जा रही है तो नॉर्मल इसका यहाँ पे इस तरफ से जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी इस तरफ से क्रॉस कर रही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. अगर मान लो यहाँ पे मैं स्कोप को इस तरह से रखता हूँ तो एरिया का नॉर्मल किस तरफ जा रहा है? इस तरीके से, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से जा रही है? इस तरीके से. तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू देखो कम होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी? बड़ी ज्यादा कम होगी, ये यूजुअली 0 के बराबर हो जाती है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि इसमें फाई की वैल्यू हो जाती है? 0 हो जाती है. तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है. इस क्वांटिटी को क्लियर हुई बात सभी को? नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हम स्टडी करते हैं. ठीक है, जिसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस या फिर द फ्लक्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? फ्लक्स पर यूनिट एरिया. एक यूनिट एरिया के अंदर कितना फ्लक्स क्रॉस करके जा रहा है, मतलब कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करके जा रही है. तो अभी हमने इसका एग्जांपल देखा, ये मेरे पास एक टोटल एरिया था. ठीक है, तो इस टोटल एरिया में टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से क्रॉस करती हुई जा रही थी.
ठीक है, ये हमने कंसीडर की थी, तो कुछ इस तरीके से क्रॉस करके जा रही थी। अब हमने ये पता करना है कि एक यूनिट एरिया के अंदर, ये तो हमारे पास पूरी पूरी बॉडी है, तो उस बॉडी में एक छोटा सा यूनिट एरिया भी तो होगा। ये मान लेता हूँ मैं एक छोटा सा यूनिट एरिया है, ठीक है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, डी ए से रिप्रेजेंट कर दिया, सिंपल ए से ही रिप्रेजेंट कर दो, 10 मीटर। तो इस छोटे से यूनिट एरिया के अंदर ये जो एरिया हमने माना कैसा, ये एरिया यूनिट एरिया हैविंग द डायमेंशंस इक्वल टू 1, किसके इक्वल होते हैं, 1 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, मीटर भी हो सकते हैं, किलोमीटर भी हो सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पूरे एरिया को क्रॉस करके जा रही थी, अब वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस छोटे से यूनिट एरिया को कितनी क्रॉस करके जा रही है, उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से, ठीक है, जिससे रिप्रेजेंट किया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर। तो बचा क्या हमारे पास ये, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दैट इज बी इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो ये बन जाएगा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को, दैट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो एक यूनिट एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो क्रॉस करके जा रही है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के अंदर से कितनी फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला जाता है। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो द नेक्स्ट टर्म विल कम्स आउट टू बी, नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहले इसका कंसेप्ट समझो, होता क्या चीज है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, दोनों का नाम सेम ही है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। लेट अस सपोज मेरे पास दो सब्सटेंस मान लेता हूं मैं, ठीक है, विच इज द नॉन मैग्नेटाइज हैविंग द सेम वॉल्यूम, दोनों का सेम वॉल्यूम है, ठीक है, इनके ऊपर मैं करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को फॉल करवाता हूँ। क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसके अंदर फॉल करवाई, सेम मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट जो मैं सेम रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10 टेस्ला मान लेते हैं, इसके भी 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, दोनों के केसेस में मैंने क्या किया, सेम मैग्नेटिक फील्ड जो वो फॉल करवा रहा हूँ। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का हुआ क्या, ठीक है, इट इज द अमाउंट, क्या होता है ये, अमाउंट होता है किसका अमाउंट होता है, सब्सटेंस का, कि कितना वो मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, एक्चुअली में होता है क्या है ये, डिग्री और एक्सटेंट, डिग्री टू विच सब्सटेंस, सॉरी दैट इज सब्सटेंस मैग्नेटाइज, ठीक है, कि कितने डिग्री तक जो गिवन सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने दो केसेस लिए थे, सब्सटेंस 1 और ये सब्सटेंस 2। तो देखो जैसे ही मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा, तो इसमें जो डायपोल से, तो ऑब्वियसली मैग्नेटाइजेशन तभी होती है जब इसमें डायपोल मूवमेंट जो अलाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मान लो इसमें डायपोल मूवमेंट जो वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली जब उसका सैंपल बिना मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, तो वो रैंडमली थे, सारे के सारे मान लेते हैं वो रैंडमली थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इन दोनों सब्सटेंस को 1 बाय इस फील्ड में रखा, तो क्या हुआ, ठीक है, दोनों सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स थे, ये डायपोल मूवमेंट थे, वो सारे रैंडमली थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट सैंपल को यहाँ पे रखा, तो इसने किया कि कुछ हद तक इन डायपोल मूवमेंट को इस तरीके से अलाइन करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एक हद तक क्या हुआ, मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन सेकंड वाला जो सैंपल है उसने क्या किया, उसमें क्या हुआ, हर एक डायपोल मूवमेंट जो है एक ही अलाइन में अलाइन हो गई, ठीक है। तो देखो जो डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कम अलाइन होंगे, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, कम होगी, यानी कि ये जो आपका सैंपल है ये कम मैग्नेटाइज हुआ है, जबकि ये वाला सैंपल जो है आपका ये ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया। क्यों मैग्नेटाइज हो गया, क्योंकि सारे के सारे डायपोल की मूवमेंट की वैल्यू जो है एक ही डायरेक्शन में आ गई है। जब एक डायरेक्शन में आ गई तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, मोर मैग्नेटाइज एंड लेस मैग्नेटाइज, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस डायपोल की वजह से। तो मैग्नेटाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है, इट इज द डिग्री
टू विच डिग्री और एक्सटेंट भी बोला जाता है, डिग्री और एक्सटेंट टू विच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, कि आपका सब्सटेंस जो वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, उसी की डिग्री को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। जो सब्सटेंस जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगी, मैग्नेटाइजेशन होगी। क्लियर होगी बात। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास जो इनिशियल सैंपल था वो रैंडम था, मतलब उसके अंदर जो डायपोल थे वो सारे रैंडम मोशन में पड़े हुए थे, ठीक है, उसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं थी, जीरो मैग्नेटाइजेशन थी। लेकिन जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा दो अलग अलग सैंपल्स को, ठीक है, दूसरा सैंपल भी था वो भी रैंडमली ही था, उसमें भी मॉलिक्यूल्स जो थे वो रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इस सैंपल को इसमें रखा तो ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हुआ, जबकि दूसरा सैंपल जो बड़ा ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, द डिग्री टू विच द सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, कितनी हद तक आपका सब्सटेंस जो वो मैग्नेटाइज हो पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्या होता है ये, एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये जो हो रहा है क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ही तो है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो अलाइन हो रहे हैं, तो कितने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो अलाइन हो रहे हैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यानी कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं कितने ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो वो अलाइन हो रहा है। अगर मान लो इसके अंदर एक ही हो रहा है और इसके अंदर 4 हो जा रही है, ठीक है, अलाइन हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटाइजेशन इसकी ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप लोगों ने ये तो किए हुए ऑलरेडी, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम। वॉल्यूम, वॉल्यूम को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं एरिया इंटू 2L, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ और ब्रेथ को मिला के 2L, 2 टाइम्स ऑफ L बना दिया मैंने, 2 लेंथ बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2L के साथ 2L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटाइजेशन विल बी इक्वल टू द QM अपॉन A, which is also known as the मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया के अंदर जो मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। क्लियर होगी बात सभी को ये। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब किसकी निकालनी है, पहले यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकाला था, यानी कि सैंपल की अपनी प्रॉपर्टी थी वो, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है। अब आ जाता है इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में हमें देखना है कि वो कितना ज्यादा खुद जो है कितना ज्यादा उस सैंपल को मैग्नेटाइज कर सकती है, ठीक है। मान लो मैं 2 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स के लेता हूं, 2 अलग अलग मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली, ठीक है, एक में मैंने मान लेते हैं, मतलब अलग अलग सैंपल से मैग्नेटिक फील्ड ली मैंने, ठीक है, एक दूसरे सैंपल से मैग्नेटिक फील्ड ली, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के इन्फ्लुएंस में मैंने क्या किया, सेम सैंपल को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, दोनों के इन्फ्लुएंस में मैंने क्या किया, सेम सैंपल को इंसर्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इट इज द एक्सटेंट, सिंपल ले लेते हैं, एक्सटेंट टू विच मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी है, टू विच एक्सटेंट टू विच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज द गिवन सैंपल। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी वो उस गिवन सैंपल को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहाँ पे मैंने मान लो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू जो कम रखता हूँ 10 टेस्ला और यहाँ पे ज्यादा रख लेता हूँ 20 टेस्ला, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 टेस्ला में मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है इसकी इंटेंसिटी क्या कम है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, उसकी तीव्रता कम है, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू जो वो कम है, ठीक है। जैसे हम इंटेंसिटी के बारे में पहले पढ़ा हुआ था, जैसे +1 क्लास में हमने किया था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। अगर मैं 2 बल्ब लेता हूँ, ठीक है, 2 बल्ब लिए मैंने, कौन कौन से, 0 वाट का और एक 100 वाट का, 0 वाट और 100 वाट, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा शाइन कौन करेगा, ये 100 वॉट वाला ज्यादा शाइन करेगा और ये कम शाइन करेगा। तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा हुई है, 100 वॉट बल्ब वाले की इंटेंसिटी की हुई, ज्यादा हुई, क्यों, क्योंकि ज्यादा शाइन कर रहा है। तो सेम यहाँ पे हम इंटेंसिटी, किसको, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी, ठीक है, और सॉरी बस लिख दिया इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी जो यहाँ पे मैंने कम रखी है और यहाँ पे ज्यादा रखी है इंटेंसिटी, तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सब्सटेंस की नहीं है। सब्सटेंस का सैंपल मैंने सेम रखा हुआ दोनों के केस में, ये भी सैंपल वही है भाई, ये भी सैंपल वही है, ठीक है। पीछे वाले केस में हमने सैंपल अलग अलग लिए थे, तो यहाँ पे मैंने सैंपल सेम ही लिए हैं, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फील्ड को मैं अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड की कम रखी है, तो ये सैंपल को कम मैग्नेटाइज करेगी, और यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी मैंने ज्यादा रखी है, तो ये सैंपल को ज्यादा मैग्नेटाइज करेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती क्या है, इट इज इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी, मैग्नेटाइजिंग की फील्ड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, द एक्सटेंट टू व्हिच द मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज द गिवन सैंपल, यानी कि उस गिवन सैंपल को वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकती है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम किससे करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ठीक है। तो होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द वैक्यूम, वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, टू दैट ऑफ द म्यू नॉट, म्यू नॉट परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सब्सटेंस की अपनी परमेबिलिटी, सब्सटेंस की या तो फिर स्पेस की अपनी परमेबिलिटी कितनी है, कौन सा स्पेस हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, पानी के अंदर कर रहे हैं, किसी सॉलिड के अंदर हम इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या एयर के अंदर हम इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, म्यू नॉट के ऊपर, ठीक है। दिस इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये क्लियर होगी बात ये, ठीक है। बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ एच टाइम्स, ये याद रखना आगे काम आएगा ये हमारे, ठीक है। तो दिस वन इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है दैट इज कि जो आपका सब्सटेंस है वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कितनी इजीली से क्रॉस करने दे रहा है, ठीक है। उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैंने दो सैंपल कंसीडर किए, दो अलग अलग सैंपल है हमारे पास, ठीक है, सैंपल 1 और ये सैंपल 2। मैंने दोनों के ऊपर सेम मैग्नेटिक फील्ड जो वो फॉल करवाता हूँ, दोनों के केसेस में क्या हुआ, सेम मैग्नेटिक फील्ड को मैं फॉल करवा रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी सेम मैग्नेटिक फील्ड को मैं फॉल करवा रहा हूँ, बट ठीक क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट सेम है, 10 टेस्ला मान लेता हूँ, 10 टेस्ला मान लेता हूँ, बट वो क्या, ये सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, क्या, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होगी कि वो कितना इजीली इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से क्रॉस करने दे रहा है, ठीक है। तो पहले वाले केस में मान लेते हैं कि ये अपने अंदर से दोनों जितनी हमने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फॉल करवाई उतनी ही उनको क्रॉस करने दे रहा है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बड़ी अच्छी हुई, जबकि दूसरे वाला जो है वो कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अलो कर रहा है अपने अंदर से, ठीक है, मतलब वो कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है, सेम वही है, मतलब ये मैग्नेटाइज कितना स्ट्रांगली हो रहा है अपने अंदर से, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को क्रॉस करने देगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, कम क्रॉस करने देगा तो वो कम मैग्नेटाइज होगा। तो इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोला जाता है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये किसका रेशियो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, किसका, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फॉल करवाई है, टू दैट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एच, ठीक है, किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमने बी फॉल करवाई है, इंटेंसिटी कितनी रहेगी इस सैंपल के अंदर, दैट इज द एच, ठीक है। एक्चुअल में जो हम बी फॉल करवा रहे हैं और इंटेंसिटी कितनी रह जा रही है सैंपल के अंदर, किसकी वजह से, मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वजह से, उस सैंपल जो वो कितना अलो कर रहा है उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से क्रॉस होने के लिए, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये ऐसे लिखे जा रहा है क्योंकि आगे इस आर्टिकल में ये काम आएंगे हमारे पास, क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे टर्म इंक्लूड हो रही है कौन सी, रिलेटिव। रिलेटिव जब भी टर्म इंक्लूड होती है तो आप लोगों को पता है ये रेशियो होता है, ठीक है। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसका रेशियो है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द सैंपल, ठीक है, सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम, ठीक है। अब मान लो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वैक्यूम में मैंने देखी, इसकी वैल्यू चेक की,
ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी नॉट। किससे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, बी नॉट। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं सैंपल के अंदर डाल देता हूं, किसी सैंपल के अंदर मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड को डाल दिया, ठीक है, तो इस सैंपल के अंदर देखूंगा मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रह गई, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वैक्यूम टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन द सैंपल टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम। क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल पड़ी होती है उसको हम नीचे रखते हैं, और जो नई वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, सैंपल जो नया है हमारे पास, सैंपल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड रह जा रही है, तो उसको हम ऊपर रखते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सैंपल टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम। तो इसकी रेशियो को क्या बोला जाता है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। तो दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है। अच्छा, लास्ट पर आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लास्ट में क्या आता है हमारे पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट, ये सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है। क्या होता है, ये सब्सटेंस की अपनी प्रॉपर्टी होती है which shows the how easily substance can be magnetized, यानी कि कितना जल्दी वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मान लो मेरे पास दो सैंपल हैं, ठीक है, ऑफ द डिफरेंट सैंपल्स नॉट सेम, और दोनों के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मैग्नेटिक फील्ड जो वो फॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट मैंने क्या रखा, सेम रखा, 10 टेस्ला एंड 10 टेस्ला, दोनों के ऊपर मैंने सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वो फॉल करवा रहा हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे देखो, ये जो सैंपल है मान लेते हैं फर्स्ट सैंपल जो बड़ा जल्दी क्या हुआ, एकदम से मैग्नेटाइज हो गया, जैसे मैंने इसकी इन्फ्लुएंस में रखा एकदम से मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, इजीली मैग्नेटाइज। और ये इजीली मैग्नेटाइज नहीं हुआ, तो ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। क्या होता है, which shows that how easily the substance can be magnetized। ये शो करता है कि कितना जल्दी सब्सटेंस जो वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। उसी की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो एक्साई ई, ये जो सिंबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं एक्साई एम, मैग्नेटाइजेशन को, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को। तो ये किसकी रेशियो हुई, मैग्नेटाइजेशन, किसकी रेशियो हुई, मैग्नेटाइजेशन की, कितना जल्दी ये मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है, टू दैट ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी स्ट्रॉन्ग आपने इंटेंसिटी रखी थी और कितना इजीली इसने अपने आप को मैग्नेटाइज कर लिया, ठीक है। तो इसकी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ऑल अबाउट दिस आर द टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटाइजेशंस।